नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 के 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर 2 समाजों की बात की जा रही है। एक तो किताब से संबंधित यानी ऋग्वैदिक काल की और एक है कब्रों से संबंधित यानी कि महापाषाण काल की। इस चैप्टर के अंदर हम कौन-कौन से 2 काल पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल और एक पढ़ेंगे महापाषाण काल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। और पहला जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, जो कि है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। यह टॉपिक है इस चैप्टर का। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के बारे में बात की जा रही है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत के अंदर लिखा गया था, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। मंडल क्या होता है? चैप्टर्स, यानी कि 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। और सूक्त का मतलब होता है एक प्रार्थना का समूह या फिर एक मंत्रों का समूह। 1028 इसमें प्रार्थना समूह है, अलग अलग देवताओं को समर्पित प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग जानकारी इसके इस ऋग्वेद से हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद के बारे में पहली चीज आप लिखें कि ये इसका रचना काल कब माना जाता है। जो अभी तक ज्ञात स्रोत है उसके हिसाब से इसका रचना काल माना जाता है 3500 वर्ष पूर्व। हालाँकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है इसको मानने में 3500 वर्ष पूर्व, क्योंकि जब आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, तो वह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके मुकाबले हम वैदिक सभ्यता को देखें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यह मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि नगरीय सभ्यता से वापस ग्रामीण सभ्यता आई होगी। और भी कई सारे कारण हैं जिसके आधार पर यह मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक इतिहास के अंदर वर्णित है, वही पढ़ना अपनी मजबूरी है। तो आइए ऋग्वेद के बारे में आगे लिखते हैं कि इसका रचनाकाल कब का है? 3500 वर्ष पूर्व का। फिर इसका दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे, यह 10 मंडल और 1028 सूक्तों में विभाजित। सूक्तों में विभाजित। देखिए, सूक्त का मतलब होता है, मैं अलग से लिखा देता हूँ यहाँ पे। सूक्त अर्थात अच्छी प्रकार बोला गया। दोस्तों, ये नाम सूक्त कहाँ से आया? तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा-सा देखें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वैदिक काल में आज से 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद उच्चारित होता था, श्रवण परंपरा से आगे बढ़ा, गुरु अपने शिष्य को सुनाता, शिष्य उसका उच्चारण करता, फिर वह शिष्य गुरु बनता और वह अपने शिष्यों को सिखाता। ऐसे ही हजारों वर्षों तक यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा और श्रवण परंपरा से आगे बढ़ता रहा। इसीलिए यह इसको सूक्त कहते हैं। मतलब इसके जो प्रार्थना का संकलन वह क्या कहलाता? सूक्त, यानी कि अच्छी प्रकार से बोला गया। ठीक है? बाकी इसके अंदर जैसे हमने बात की कि सूक्तों के अंदर अलग-अलग देवताओं को समर्पित कुछ प्रार्थनाएँ हैं। तो अलग-अलग देवता कौन-कौन से थे? तो सबसे महत्वपूर्ण देवता जो माने गए इस काल के वह थे इंद्र। अब इंद्र किस चीज़ के देवता थे? तो आपके दिमाग में सीधे से आएगा कि इंद्र वर्षा के देवता। लेकिन इंद्र उस वक़्त वर्षा के देवता नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को युद्धों का देवता माना गया। यह जो वर्षा के देवता माने जाते हैं, यह उत्तर वैदिक काल की बात हो जाएगी। जब हम वैदिक काल कभी डिटेल में पढ़ेंगे तब इस बारे में हम और भी लंबी चर्चा करेंगे। तो इंद्र यानी कि युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से माने गए? तो वह थे अग्नि। पहला मंडल और पहला सूत्र ही किसको समर्पित है? अग्नि। तो अग्नि भी एक महत्वपूर्ण देवता थे और अग्नि अग्नि नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसके देवता थे? तो आग के। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे सोम। और सोम क्या होता है? एक पौधा है जिससे पेय प्राप्त होता है, पेय पदार्थ, इसलिए सोम एक पौधा जिससे क्या पेय पदार्थ प्राप्त होता था। सोम भी एक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं।
इसके अलावा कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई, अब यहाँ पे मैं देखो सामवेद और यजुर्वेद आप लिख लीजिए कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी। अब इसके बारे में हम सबके बारे में एक कॉमन बात लिखेंगे, जो कि जैसे ऋग्वेद का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है और इन चारों वेदों के बारे में कॉमन बातें हम लिखेंगे। जैसे वेद किस भाषा में लिखे गए, तो वह किस भाषा में लिखे गए, प्राक और या तो प्राक संस्कृत कह दीजिए या फिर वैदिक संस्कृत। ठीक है, इसका रचना रचना प्राक अथवा वैदिक संस्कृत में। प्राक यानी कि प्राचीन, है ना। एक और बात इसमें हम लिख सकते हैं कि अधिकांश सूक्तों के दृष्टा पुरुष थे, लेकिन कुछ सूक्तों की दृष्टा महिलाएं भी थी। देखिए, अधिकांश सूक्तों के दृष्टा, दृष्टा का अर्थ होता है कि देखने वाला, यानी कि जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में माना जाता है कि वेद किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, यह ईश्वरीय ग्रंथ है। तो ऐसा माना जाता है कि यह ऋषि के आत्मा में ऑटोमेटिकली, मतलब उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ और वह ज्ञान उन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि यह ग्रंथ प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत में लिखा गया, जो कि एक क्लिष्ट भाषा है, उस उन सूत्रों को, उन सूक्तों को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। और तो उन सूक्तों को समझने वाले क्या कहलाए, दृष्टा, है ना। तो वह दृष्टा अधिकांशतः कौन थे, पुरुष थे, लेकिन कुछ महिलाओं के नाम भी मिलते हैं हमें, जैसे सीकता, घोषा, अपाला आदि, है ना। इनके बारे में हम अभी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में ज्यादा हो जाएगा। यह टॉपिक हमें एनसीईआरटी की सीमाओं में रहते हुए पढ़ना है। और अंतिम बात इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वेदों का वेदों का उच्चारण व श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता। देखिए, पढ़ने की बात कब आएगी, जब वह लिखा हुआ होगा। उस वक्त तक वेदों को लिखा नहीं गया था। वेदों को लिखने की बात बहुत नई है, जिसको हम आगे जैसे जैसे इतिहास में हम आगे देखेंगे, तो गुप्त काल में वेदों की रचना अंतिम रूप से की गई थी। और वैसे ही प्रिंटिंग की बात की जाए, तो प्रिंटिंग तो बहुत ही नई चीज है। आज से 150-200 वर्ष पहले ही वेदों को पहली बार प्रिंट फॉर्म में लाया गया, है ना। चलिए अगले टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है संस्कृत और अन्य भाषाएं। यानी यहाँ पे बात की जा रही है भाषाओं के बारे में। यह भाषा शास्त्र का टॉपिक है, जो कि लैंग्वेज वाले पढ़ते हैं। हमें इसमें थोड़ा सा एक जानकारी प्राप्त करने के हिसाब से इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देखना है। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत जो है वह भारोपीय भाषा परिवार की हिस्सा है। यानी कि भारोपीय भाषा परिवार क्या कहलाता है, कि भारत और यूरोप की ऐसी भाषाएं जो अपने आप में समानताएं रखती है। माना जाता है कि इनका सोर्स जो है, एक ही भाषाओं से इन सबका उद्भव हुआ है। तो ऐसी कौन-कौन सी भाषाएँ हैं जो भारोपीय परिवार की हिस्सा है? तो आगे देखते हैं, बात करते हैं। भारत की असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, यह किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय। साथ ही एशिया की भाषा जैसे कि फारसी और यूरोप की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सब भी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और आप कहेंगे कि यह कैसे पता चला कि यह एक ही भाषा परिवार का हिस्सा है? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बात कर सकते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण प्रत्येक भाषा में लगभग-लगभग समान दिखाई देता है। जैसे यदि बात करें माँ शब्द की, हिंदी में हम क्या कहते हैं, माँ। संस्कृत में क्या कहते हैं, मातृ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर। तो इन तीनों में आपको समानताएं दिख पा रही होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों, जैसे पिता का भी देखेंगे आप, तो संस्कृत में क्या कहते हैं, पितृ। हिंदी में क्या कहेंगे, पिता। और इंग्लिश में जाएंगे तो क्या हो जाएगा वह, फादर। तो यह आपस में लिंक्ड है ना। वैसे ही अब
ठीक है, अपन फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी इन सब की बात तो अभी कहाँ करेंगे, क्योंकि हम भाषा शास्त्र नहीं इतिहास पढ़ रहे हैं। फिर अगला टॉपिक कि क्या भारत में सिर्फ भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। साथ ही दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार के साथ तमिल, तेलुगु आदि है ना, वह सारी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। वहीं झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, यानी कि भारत में बहुत सारे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। अगला टॉपिक है हमारे सामने, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी इतिहासकार ने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया। अभी हमने बात की कि ऋग्वेद लिखा ही नहीं गया था, श्रवण परंपरा से आगे बढ़ा। साथ ही जब लिखा गया तो भी वह किस भाषा में लिखा गया, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत में लिखा गया, जो कि हम जो आम बोलचाल की भाषा में या फिर जो सामान्य संस्कृत पढ़ते हैं, वह वैदिक संस्कृत से काफी अलग है। तो इसका अध्ययन कैसे हुआ उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक चित्र मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि एक पांडुलिपि का चित्र है। और पांडुलिपि क्या होती है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आगे के चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हर चीज को आगे परिभाषित नहीं किया जाएगा ना। चलिए, तो इस पे हम बात करते हैं कि ऋग्वेद ये क्या चीज है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का हिस्सा, या फिर एक पन्ना कह सकते हो आप। पन्ना अपने आप में एक बुक का हिस्सा ही होता है। दूसरी बात इसके बारे में लिखेंगे कि वर्तमान में यह कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में यह पुणे, महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय है, वहां स्थित है ना। पुणे, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में संग्रहित। देखिए दोस्तों, ये जो पेज है, यह कश्मीर में, कश्मीर से हमें प्राप्त हुई है ये पांडुलिपि। और वह पांडुलिपि जो है बुर्ज पेड़ के यानी भोजपत्र पर लिखी गई एक पांडुलिपि है। ये हमने पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बात की थी, भोजपत्र क्या होता है, भोज वृक्ष क्या होता है, पांडुलिपि क्या होती है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुई है कश्मीर से प्राप्त, है ना। तो इतिहासकार अध्ययन कैसे करते हैं, इसमें यदि हम लिखना चाहें तो यह क्या लिख सकते हैं अपन, कि लिखित स्रोतों का अनुवाद करके। लिखित स्रोतों का अनुवाद करके। जैसे कश्मीर से इन्हें यह पांडुलिपि प्राप्त हुई, ये अपने इसको अनुवादित किया और अनुवादित करके प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट करवा के जो मूल प्रति थी वह कहाँ संग्रहित कर दी, पुणे में, महाराष्ट्र के अंदर एक पुस्तकालय में इसको संग्रहित कर दिया गया। चलिए अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं आगे। और अगला हमारा टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। इससे पहले यदि हम एक, आप देख पा रहे हैं, हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को। एक छोटा सा आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा एनसीईआरटी में, विश्वामित्र नदी संवाद, है ना। तो विश्वामित्र नदी संवाद क्या चीज है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, जो कि मैं यहाँ पे पीपीटी के अंदर मेंशन करना रह गया था मेरे। तो मैं यहाँ पे आपको एक कॉर्नर में बता देता हूँ क्या चीज है ये विश्वामित्र नदी संवाद। विश्वामित्र नदी संवाद। दोस्तों इसमें क्या है कि विश्वामित्र एक ऋषि है, जो कि नदियों से संवाद कर रहे हैं, यानी कि नदी, वो किसी राजा के यहाँ यज्ञ करवा के लौट रहे हैं, बीच में व्यास और सतलुज नदी से वह विनती कर रहे हैं कि आप अपना वेग थोड़ा कम कीजिए ताकि मैं उस पार जा सकूं। इस प्रकार की जो चर्चा है वह विश्वामित्र नदी संवाद में है। या ऋग्वेद में कहाँ उल्लेखित है, क्या चीज है, इस बारे में हम थोड़ा सा जानकारी इसमें लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, मैंने कहा ना 10 मंडल होते हैं, यानी कि 10 चैप्टर है, उसमें से जो तीसरा मंडल है उसके 33वें सूक्त में यह विश्वामित्र नदी संवाद हमें पढ़ने को मिलता है। तो पहली चीज क्या लिखेंगे हम, कलर चेंज कर लेता हूं मैं पेन का।
पहली चीज हो जाएगी इसकी तीसरा मंडल 33वां सूक्त। दूसरी बात, किन किन नदियों का वर्णन है इसके अंदर, तो व्यास और सतलुज से संवाद। इतना काफी है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली किस प्रकार से आता है कि विश्वामित्र नदी संवाद किस वेद के अंतर्गत है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है, ऋग्वेद के अंतर्गत है। यदि थोड़ा सा टफ पूछेगा एग्जामिनर तो क्या पूछेगा, विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे मंडल में। इससे भी यदि टफ जाए तो विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद के तीसरे मंडल के कौन से सूक्त में है, तो यह बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन में से एक हो जाएगा, जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम्स में ही पूछा जाता है ना। चलिए अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ये तीनों चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, मवेशी, घोड़े और रथ, यह तीनों ही ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें थी, क्योंकि मवेशी जो है वह भोजन या फिर जो है खाद्यान्न, मतलब भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, दुग्ध उत्पादन के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए मवेशी इंपॉर्टेंट थे। घोड़े रथ हाँकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और रथ उस वक्त के युद्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, तो घोड़े किस लिए आवश्यक हो जाएंगे, रथ का संचालन करने के लिए, और रथ तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। ठीक है, इस बारे में हम लिखते हैं कि घोड़े का क्या कार्य था, कि घोड़े युद्ध में रथ संचालन हेतु आवश्यक थे। अब युद्ध क्यों होते थे, तो युद्ध होते थे मवेशी और जमीन के चक्कर में युद्ध होते थे, यानी मवेशी प्राप्त करने के लिए और जमीन, उपजाऊ जमीन प्राप्त करने के लिए अलग अलग कबीले आपस में युद्ध किया करते थे। दूसरा हम लिखेंगे मवेशी, उपजाऊ जमीन व जल स्रोतों पर नियंत्रण हेतु युद्ध होते थे। ठीक है, और ये जो तीनों चीजें हैं, मवेशी, घोड़े और रथ, इन तीनों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं भी है। तो ये लिख दीजिएगा आप कि इनकी प्राप्ति के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में कई प्रार्थनाएं। अब हमने बात कर ली कि युद्ध हुआ करते थे, युद्ध होते थे तो युद्ध से उन्हें धन भी प्राप्त होता था। धन चाहे आप जमीन मानिए, चाहे आप मवेशी मानिए, कैसा भी धन हो, लेकिन धन तो प्राप्त हो ही रहा था। उस धन का ये लोग क्या करते थे, तो जो एक मुख्य सरदार हुआ करता था, जिसे राजा कह सकते हैं आप, तो राजा और पुरोहित पहले आपस में बांटते थे, उसके बाद जो बचता था वह आम जन में बांट दिया जाता था। तो हम एक और लाइन लिख लेते हैं इसमें, युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार व पुरोहित रखते व शेष आम जन में बांट दिया जाता। और अंतिम बात इस बारे में हम लिख सकते हैं कि राजा के पास उस वक्त कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। युद्ध कबीले आपस में लड़ते थे, आवश्यकता होती तब सेना इकट्ठी हो जाती, लेकिन कोई भी पेशेवर सैनिक उस वक्त नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो उस वक्त स्थायी सेना का अभाव था।
स्थायी सेना का अभाव। अगला टॉपिक है हमारा कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। यानी कि बहुत सारे शब्द ऋग्वेद के अंदर आए हैं जो कि लोगों की विशेषता बताते हैं। जैसे राजा है तो राजा क्या चीज हो जाएगी, पुरोहित है तो पुरोहित के क्या कार्य रहेंगे, वैश्य क्या थे। इस प्रकार की चीजें, जो शब्द थे वो हमें क्या बताते हैं, यह इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात करेंगे हम, तो पेन का कलर चेंज करके, हाँ, सबसे पहले बात करेंगे हम पुरोहित पर, है ना। पुरोहित या ब्राह्मण। पुरोहित और ब्राह्मण शब्द जहां भी मिलता है तो इसका कार्य क्या रहता था, यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ अनुष्ठान। दूसरी चीज, दूसरा नाम आता है राजा का। राजा क्या चीज है यहाँ पे, राजा, यदि हम आज के राजाओं की बात करें या फिर थोड़े मध्यकाल में आ जाते हैं, प्राचीन काल में भी जब राजवंश शुरू हुए, वैसे कोई राजा नहीं हुआ करते थे। ये राजा ना तो महलों में रहते थे, ना राजधानियों में रहते थे, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। बस इनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी थी, तो कबीला जो है वह अपना एक नेता नियुक्त कर देता था जो कि राजा होता था। ठीक है, इनके बारे में लिख लेते हैं कि ये राजधानियों व महलों में नहीं रहते थे, न स्थायी सेना थी, न ही कर वसूला जाता था, न ही कर वसूली, है ना। कर वसूली भी नहीं थी, स्थायी सेना भी नहीं थी, न महल थे, न राजधानी थी। बस एक कबीला था जो कि युद्ध के समय वहां से युवा नवयुवक इकट्ठा हो जाते और एक सेना का निर्माण कर दिया जाता था। अब तीसरी बारी आएगी अपने जन या जनता की, है ना। जनता, जनता को क्या कहा जाता था उस वक्त, जन या विश कहा जाता था। और विश शब्द किससे बना है, वैश्य से। जन या विश कहा जाता था। ये सारा वर्गीकरण किसके आधार पर हो रहा है, कार्य के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है ना। तो इसमें यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ कि वर्गीकरण किसके आधार पर था, कार्य के आधार पर। मतलब पहले जन्मजात वर्गीकरण नहीं था, कार्य के आधार पर वर्गीकरण था। जैसे कि चार भाई है, एक ही पिता की संतान है, वो पिता चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, कुछ भी हो। अब इन चारों बेटों में अलग अलग क्वालिटीज है। यदि कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्य करवा रहा है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह कहलाता था ब्राह्मण। यदि कोई अच्छा हष्ट पुष्ट है, लड़ाकू है, तो वह क्या कहलाएगा, क्षत्रिय। यदि किसी ने अनाज उत्पादन शुरू किया, कृषि कार्य कर रहा है, तो वह कहलाता था वैश्य। और यदि कोई सेवा कार्य कर रहा है तो वह कहलाता था शुद्ध, है ना। तो ये सारे जो ऋग्वेदिक काल में विभाजन थे समाज में, वर्गीकरण था, वह सारा का सारा कर्म के आधार पर था। एक और बात, यदि हम वैदिक कालीन आर्यों के बारे में लिखें, तो ये क्या करते थे कि अपने जो विरोधी थे उन्हें क्या कहते थे, दस्यु या फिर दास कहा करते थे। और एक और बात, यदि हम राजा में लिखना चाहें, तो राजा के अंदर क्या है कि वंशानुगत राजत्व भी इस वक्त नहीं था, है ना। इसी में ऐड कर देना कि वंशानुगत राजत्व नहीं, यानी कि राजा को चुना जाता था, कि वंशानुगत नहीं था ये सारा। अगली लाइन, ये स्वयं को आर्य तथा अपने विरोधियों को दस्यु अथवा
दास कहते थे। और ये जो दस्यु और दास थे, इन्हें किसमें प्राप्त किया जाता था? युद्ध में प्राप्त किया जाता था। इन्हें युद्ध में प्राप्त किया जाता था। ठीक है? तो हमारा लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों का टॉपिक पूरा होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। यानी कि हम ऋग्वेदिक काल को पूरा पढ़ चुके हैं, आगे हम बात करेंगे महापाषाण काल की। महापाषाण काल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे पत्थरों की बात की जा रही है, पत्थर भी कैसे? बहुत बड़े-बड़े पत्थर। महापाषाण शब्द का ही अर्थ होता है बड़ा पत्थर, महा प्लस पाषाण, है ना? और इंग्लिश में बात करें तो यह शब्द बन जाता है मेगालिथोस, यानी मेगस शब्द और लिथोस शब्द इससे मिलके बना है मेगालिथिक। तो महापाषाणिक काल या फिर मेगालिथिक एज की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि कुछ क्षेत्रों में नवपाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, तो कुछ क्षेत्रों में ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता का उदय हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे महापाषाणिक काल का उदय हुआ। यह महापाषाणिक काल किस आधार पर दिया गया नाम है? तो उस वक्त जो शव या कब्र उस काल के अंदर बने, वह बड़े-बड़े पत्थरों से युक्त हुआ करती थी। इसकी विशेषताएं क्या-क्या थी, ये हम थोड़ी बहुत देखेंगे। दोस्तों ये बात है लगभग 3000 वर्ष पूर्व की। कश्मीर, मध्य भारत या मध्य भारत का भी जो विंध्य क्षेत्र या फिर दक्कन क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे और दक्षिण भारत में यह महापाषाण काल हमें महापाषाणकालीन समाज हमें दिखाई देता है। दक्षिण भारत से क्या हुआ था कि ताम्रकांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले थे। वहाँ पे नवपाषाण के बाद सीधा ही महापाषाण आ चुका था। यानी कि ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता विकसित दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यह चित्र एक शवाधान का चित्र है जो कि ऊपर से लिया गया सैटेलाइट व्यू, मतलब आप यूँ मान लीजिए कि ऊपर से लिया गया है चित्र। इस चित्र के अंदर आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर बड़े-बड़े पत्थर जो है, वह कब्र के चारों ओर रखे गए हैं। ये क्यों रखे गए इसके बारे में स्पष्टतः तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन सामान्यतः ये एक निशान था कि हाँ, इसके अंदर कोई कब्र है। ये कब्र कब कई बार एकल हुआ करती थी, तो कई बार पूरे परिवार के लिए यह एक ही कब्र हुआ करती थी, यानी कि पूरे परिवार को एक ही जगह दफनाया जाता था। यह जो ये वाली कब्र आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? ताबूत शवाधान, यानी कि इसको कहते हैं सिस्ट। और यहाँ पे ये जो सिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो ताबूत किस्म का बना है पत्थर से, इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी जो थोड़ी अलग लग रही है, वो है यहाँ का एक छेद। इस सिस्ट के अंदर पोर्ट होल बनाए गए थे, जहाँ से जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को दफना दिया गया, चारों ओर पत्थर इकट्ठा कर दिए गए, उसी परिवार के दूसरे सदस्य को दफनाना है, तो इस सिस्ट होल से वो प्रवेश करते और नए व्यक्ति को दफनाने के लिए आ जाते। तो ये महापाषाण की कुछ विशेषताएँ हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो महापाषाण एक्चुअल में 2 किस्म के हुआ करते थे, एक तो ज़मीन के बाहर, एक ज़मीन के अंदर। यानी कि जो ये महापाषाण कालीन आकृतियाँ हैं, ये ज़मीन के बाहर भी होती थी और कई बार इसको गड्ढा खोद के और उसके अंदर भी दफनाते समय महापाषाण आस-पास इकट्ठे कर दिए जाते। जैसे महापाषाण, ये 2 प्रकार के थे, एक तो ज़मीन के अंदर और एक ज़मीन के ऊपर। ये जो सारी कब्रें थी, इन कब्रों में कुछ समानताएँ भी हमें दिखाई देती है। फिर बाद में हम अगले टॉपिक में असमानताओं पे भी बात करेंगे, लेकिन कुछ समान बातें थी कि सभी कब्रों में जो शव दफनाए गए थे, उन शवों के साथ कुछ जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ थी, वो भी दफनाई गई। तो ये ऐसा क्यों करते थे? शायद इनका अलौकिक जीवन में विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता होगा, है ना? तो कब्रों में कुछ समानताएँ समानताएँ क्या थी? तो एक तो हो गया अपना समानताओं की बात करें तो मिट्टी के बर्तन,
मिट्टी के बर्तन कौन से? तो लाल और काले कलर से बने हुए होते थे, जिन्हें हम बी एंड आर डब्ल्यू कहते हैं ना, ब्लैक एंड रेड बियर। ये किस प्रकार के थे? बी एंड आर डब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड बियर, यानी काले और लाल बर्तन। ठीक है। दूसरी चीज, लोहे के औजार। लोहे के औजार। दोस्तों, लोहे की खोज 1000 वर्ष पूर्व, 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल के अंत में और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में लोहे की खोज कर दी गई थी। तो ये जो महापाषाण काल है वो भी आज से 3000 वर्ष पुराना है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व की बात है। तो उस वक्त तक लोहे की खोज हो चुकी थी और महापाषाणों के अंदर लोहे के बहुत सारे औजार हमें प्राप्त होते हैं। तो कुछ कब्रों में कुछ समानताएं, जिसमें हमने पहला लिखा मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, और तीसरी बात यदि हम लिखें तो हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर व सोने के गहने प्राप्त हुए। यानी ये कुछ चीजें थी जो सामान्यतः सभी कब्रों से प्राप्त हुई। जरूरी नहीं कि सारी की सारी चीजें, लेकिन जैसे मिट्टी के बर्तन है, वह लगभग सभी कब्रों से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ समानताएं थी सभी कब्रों में। महापाषाण काल की जितनी भी कब्रें प्राप्त हुई, उन सब में यह एक सामान्य जो है समानता थी। दूसरा, हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यानी कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि महापाषाण काल के जो समाज था उसके अंदर असमानताएं थी। उस असमानताओं पे बात करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको इनके बारे में दे दूं। जो चित्र मैं लेके आया, यह जो चित्र है वह क्या है? घोड़े की, मतलब घोड़े को जो है, घोड़े से संबंधित ये चीजें हैं। जैसे घोड़े के यहाँ पे नाक में कुछ चीज लगी हुई होती है जिससे खींचने के काम आती है, तो ये घोड़े से संबंधित लोहे की वस्तु है ना, घोड़े से संबंधित लोह उपकरण। ये जो अगला आपको दिखाई दे रहा है, यह उस वक्त की कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी पहले इस प्रकार की होती थी। ये क्या है? लोहे की कुल्हाड़ी। लोहे की कुल्हाड़ी। और नीचे आपको एक और चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है? लोहे का चाकू। तो आइए अभी हम बात करते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता लगाया जाता था। दोस्तों, होता क्या था कि जैसे कब्रें हैं, एक ही पास में 20-30 कब्रें बनी हुई है। एक कब्र अपने आप में विशाल है, भव्य है, और उसके अंदर से सोने चांदी के गहने या फिर बहुत सारी ऐसी विलासिता की वस्तुएं जो कि उस वक्त भी मिलती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह किसी विशिष्ट व्यक्ति की कब्र रही होगी। वहीं उसके आसपास की जो दूसरी कब्रें हैं, उनको यदि देखा जाए तो उसमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए जाते हैं। तो यह एक अनुमान लगाने के लिए काफी है कि उस वक्त समाज में असमानताएं रही होगी। तो आइए लिखते हैं इस बारे में हम कि एक कब्र से ज्यादा वस्तुएं, वहीं दूसरी से कम वस्तुओं का मिलना सामाजिक असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तो यह मतलब सामाजिक असमानता को कौन दर्शा रहा है कि भाई कब्र के अंदर अलग अलग कब्रों से अलग अलग किस्म की वस्तुएं प्राप्त हुई है। अगर उदाहरण के तौर पर हम नाम लें तो जैसे ब्रह्मगिरी नाम से एक जगह है कर्नाटक में। कर्नाटक में भी बात करें तो बिल्कुल दक्षिणी कर्नाटक और केरल के जस्ट उत्तर में जो वायनाड, वायनाड नाम आपने सुना होगा, राहुल गांधी की लोकसभा सीट है। तो वहां पे एक स्थित एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं ब्रह्मगिरी।
ब्रह्मगिरी से कुछ कब्रें हमें प्राप्त हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं, जबकि उसके आस-पास जो कब्रें हैं, वहाँ से सिर्फ़ मिट्टी के कुछ बर्तन ही प्राप्त हुए हैं। तो यह उस वक़्त की अमीरी और गरीबी को दर्शाती है। जैसे ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, वह शंख, जबकि पास की बाकी कब्रों में मिट्टी के कुछ बर्तन ही मिलना अमीर-गरीब व सरदार अनुयायी के भेद को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह सामाजिक असमानता के बारे में बात की जा रही है। कई बार जब कथन से क्वेश्चन आता है ना, तो वो आप यदि ये देख लेंगे तो आपका गलत नहीं जाएगा। जैसे कि महापाषाण काल में सामाजिक असमानताएँ मौजूद थी, तो यदि हम ये देख लेते हैं कि भई हाँ, ठीक है, थी असमानताएँ। क्यों? क्योंकि कब्रों में अलग-अलग प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हुई है। तो इससे आप कथन वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी गई। अगला बिंदु है हमारे सामने कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो हमने बात की थी शुरू में ही कि जो कब्रगाह बना हुआ है, जो महापाषाण रखे गए, उसके बीच में जो शिष्ट बनाया हुआ है, ताबूत बनाया हुआ है, उस ताबूत में एक पोर्ट होल रखा गया था। उस पोर्ट होल का मतलब होता है कि भई वहाँ से अंदर जाके और बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसी जगहों पर क्या ऐसा संभव है कि एक ही परिवार के लिए बहुत सारे मतलब एक पूरे परिवार के लिए एक ही कब्रगाह बनाई गई? तो इस बारे में यह टॉपिक हमें इंगित करता है। तो इसका अर्थ क्या होता है वो लिख लेते हैं, बाकी तो चीज़ें इसमें कुछ खास है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ही महापाषाण में एक से अधिक कब्रों का होना इस ओर इंगित करता है ना, कि महापाषाण जब एक ही बना, उसके अंदर बहुत सारी अपने नर कंकाल, मादा कंकाल इस प्रकार के हमें प्राप्त हुए हैं। तो उससे एक अनुमान लगाते हैं कि भई क्या पता ये एक ही परिवार के सदस्य रहे होंगे। अगली बात करते हैं हम इनाम गाँव के बारे में। इनाम गाँव दोस्तों महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल है और यह स्थित कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में एक नदी है भीमा। उस भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी। घोड़ नदी के किनारे पे स्थित है इनाम गाँव। इनाम गाँव के बारे में हम बात करें तो यहाँ से जो शवाधान प्राप्त हुए हैं, उन सभी शवाधानों के सिर कहाँ पे है? उत्तर की ओर स्थित है। यानी कि जो शवाधान है, उनमें सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर रखे गए। शवों के साथ बर्तन भी दफनाए गए थे और एक आदमी को जो है वहाँ पे एक 5 कमरों वाले बड़े घर के अंदर दफनाया गया था। वो घर गाँव के बीचों-बीच स्थित था। यानी कि वो दर्शाता है कि यह इस गाँव का कोई मुखिया या फिर कोई सरदार रहा होगा, जिसे अपने ही घर के भीतर दफनाया गया। ये कुछ बातें हैं। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एक तो ये कि इनाम गाँव किस प्रकार का स्थल है, तो वह महापाषाणिक स्थल है। जैसे हमने पीछे बात की अभी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ स्थित था? कर्नाटक में और कैसा स्थल है ये? महापाषाणिक स्थल। तो जब हम किसी स्थल के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं, तो हमारी स्मृति में वो चीज़ स्थायी हो जाती है और जब क्वेश्चन आता है कि कौन-सा स्थल महापाषाणिक नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सही कर पाते हैं। ऐसा ही नवपाषाण में हमने किया था, ऐसा ही पुरापाषाण में किया था। ठीक है ना? चलिए, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लिख लेते हैं कि यह कहाँ स्थित है। तो यह भीमा नदी के भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे
राज्य कौन सा पड़ जाएगा अपने? महाराष्ट्र। यहाँ की कब्रों की विशेषता क्या है? तो सिर उत्तर की ओर, सिर उत्तर की ओर, व पैर दक्षिण। दूसरी इसकी विशेषता कि शवों के साथ बर्तन, जो कि एक सामान्य विशेषता है, सब जगह से प्राप्त होती है। शवों के साथ बर्तन। एक विशिष्ट आदमी की कब्र, जैसे कि इसमें टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यानी कि जो सामाजिक भेद है उसको बताने की कोशिश इस टॉपिक के अंतर्गत हमें की जा रही है, एक इनाम गांव का उदाहरण देकर, है ना। यहाँ पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के ताबूत में दफनाया गया। यह उस गांव का सबसे बड़ा घर था। यानी कि यहाँ बात की जा रही है किसी सरदार के शव के बारे में। बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि इनाम गांव एक महापाषाणिक स्थल है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक गांव के अंदर 5 कमरों वाले एक घर के अंदर शवाधान कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा इनाम गांव। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वेश्चन आ सकता है इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है। उसमें दो ऑप्शन आपके समक्ष हो सकते हैं, एक यदि भीमा नदी लिखा होगा और घोड़ नदी, ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अपना घोड़ नदी। यदि घोड़ नदी ऑप्शन में ना हो तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भीमा नदी। ठीक है। अगले टॉपिक पे हम बात करें तो यह टॉपिक है क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। यानी कि कंकालों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता चलती है। दोस्तों, कंकालों का अध्ययन जब किया जाता है तो ऐसा अनुमान तो आसानी से लगाया जा सकता है कि ये किसी बच्चे की कब्र है, या फिर किसी बच्चे का कंकाल है, या फिर किसी वयस्क का कंकाल है। लेकिन यदि जेंडर का भेद किया करना हो तो बच्चों में यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किसी लड़के का शवाधान है या फिर लड़की का, यह पता लगाना मुश्किल है। लेकिन वयस्क में यह पता लगाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि जैसे ही बड़े होते हैं तो शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन आता है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पुरुष का शवाधान है या महिलाओं का। साथ ही कुछ शवाधानों के साथ आभूषण दफनाए गए, तो उससे पहले पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया कि यह महिला की कब्र होगी। लेकिन जब हम गहन विश्लेषण करें इसका तो यह पता चलता है कि उस दौर में पुरुष भी आभूषण ग्रहण करते थे। तो इसमें छोटी-मोटी बातें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहली लाइन इसमें हम लिखते हैं कि बच्चों के कंकाल में लिंग भेद करना मुश्किल। वयस्क कंकाल में लिंग भेद संभव। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ये सारी चीजें। अगर आप आपके पास एनसीईआरटी है तो आप इस कॉलम को एक बार देख लीजिएगा, आपको महत्वपूर्ण चीजें इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें इसका निचोड़ में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज दी हुई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है, वह है चरक के बारे में। चरक एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्री रहे हैं भारत के। 2000 वर्ष पहले का इनका काल रहा और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पे एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं चरक संहिता। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इन्होंने हड्डियों की संख्या जो है वो बताई थी 360। और आधुनिक विज्ञान क्या मानता है कि हड्डियां मानव शरीर में होती है 206। तो ये 360 उन्होंने किस हिसाब से बताया? तो
देखिए, उन्होंने दाँतों की संख्या को भी हड्डियों में काउंट किया। साथ ही जो हड्डियों के जोड़ है, उन्हें भी अलग-अलग काउंट किया और साथ ही कार्टिलेज वगैरह ये सारी चीज़ें इन्होंने साथ में शामिल की। तो इनको जब शामिल करते हैं तो ये संख्या 360 ही आती है ना? तो इनके बारे में हम थोड़ा-सा लिख लेते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व चरक ऋषि ने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ में मानव शरीर की 360 हड्डियों का वर्णन किया है। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें अपने इस टॉपिक में, है ना? तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी कि वयस्क के कंकाल में लिंग भेद संभव है, लिंग का अंतर कर पाना संभव है, लेकिन बच्चों में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है चरक का काल, चरक आज से 2000 वर्ष पुराने हैं और दूसरा इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो वह है चरक संहिता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है, तो वहाँ पे आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है। वहीं अगला हमारा टॉपिक है वो है इनाम गाँव के लोगों के काम-धंधे क्या थे? यानी कि उनका क्या काम-धंधा था, जीवन-यापन किस प्रकार था? तो वह जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि कृषि यहाँ की उन्नत थी। साथ ही कई जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, यह इनके मांस-भक्षी होने के संकेत है, यानी कि यहाँ के लोग मांस का सेवन करते होंगे। साथ ही बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि इकट्ठे करके और उन्हें अपने भोजन में शामिल करते होंगे। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो जाता है, क्योंकि लगभग सारी जो वस्तुएँ हैं, वह प्राप्त हो रही है। साथ ही हड्डियों के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो मांस-भक्षण के संकेत मिल रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है थोड़ा। बाकी ये हर चैप्टर के पीछे आपको एनसीईआरटी में एक कॉलम दिखाई देता है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। वह कॉलम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें क्या होता है कि जब पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा है, उसमें जो महत्वपूर्ण तिथियाँ थी, वह एक ही साथ दी गई होती है, जो कि याद करना थोड़ा आसान बना देती है। तो वेदों की रचना का प्रारंभ कब का माना जाता है? 3500 वर्ष पूर्व का, यानी कि बात करें तो 1500 ईसा पूर्व। साथ ही महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, तो यह है 3000 वर्ष पहले का, यानी कि 1000 ईसा पूर्व। यानी कि पहले किसका काल आया है? वैदिक काल। उसके बाद क्या आया? महापाषाणिक काल। लेकिन यदि बात करें कि इनाम गाँव में कृषकों का निवास कब का है, तो ये 3600 वर्ष से 2700 साल पहले का, यानी कि यह ऋग्वैदिक काल के आसपास की बात है। इनाम गाँव एक जगह है, जहाँ पर कृषकों का निवास की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही चरक के बारे में भी दिया गया है कि चरक कब के हैं, तो 2000 साल पहले के। पुस्तक कौन-सी है? चरक संहिता। है किससे संबंधित? तो चिकित्सा शास्त्र से। इन्होंने हड्डियों की संख्या कितनी बताई है? तो वह है 307। ठीक है? आइए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसी के साथ अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। दोस्तों, पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वह है आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? यानी आर्यों ने अपने विरोधियों को किस नाम से संबोधित किया? शत्रु, अरि, विरोधी या दस्यु? तो आर्य लोगों ने अपने शत्रुओं को क्या कहा था? दस्यु, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बहुत ही स्पष्ट था। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक काल में कार्य के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित, राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पुरोहित, जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरोहित क्या करते थे? तरह-तरह के यज्ञ अनुष्ठान ही करते थे ना। मैंने बताया था कि कार्य के आधार पे विभाजन होता था। उसमें भी जो यज्ञ आदि कार्य करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। ठीक है? पहला जो कथन है, वह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत है, क्योंकि राजा महलों में नहीं रहते थे और ना ही कर वसूलते थे। ये हमने पढ़ा था कि उस वक़्त का राजा क्या था? एक कबीले का सरदार था, जो सामान्य जन के बीच में ही रहता था। बस वो विशिष्ट इसीलिए था, क्योंकि उसमें नेतृत्व का गुण था और वो युद्ध के समय उनका
नेतृत्व करता था। स्थायी सेना होती नहीं थी, कबीले से ही व्यक्ति इकट्ठे किए जाते और युद्ध किया जाता था। तो इसका सही आंसर कौन-सा हो जाएगा अपने? केवल 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तीसरा क्वेश्चन है हमारे समक्ष, इनाम गाँव एक आरंभिक गाँव था जहाँ 3000 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गाँव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमने बहुत अच्छे से इस क्लास में डिस्कस किया था और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।